हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विभवमापी के अनुप्रयोगों के अंदर आज अपन अनुप्रयोग संख्या 2 के ऊपर चलेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि विभवमापी के द्वारा किस तरीके से आप किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे विभवमापी का उपयोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी किया जाता है। यानी कि यदि आपके पास दो बैटरीज हैं तो आप विभवमापी का यूज़ करके ये पता करेंगे कि इन दोनों में से किसका जो विद्युत वाहक बल है, किसका पावर है वो ज़्यादा है। दोनों में तुलना करनी है। हालांकि अपन उन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये पता नहीं चलेगा कि इसका विद्युत वाहक बल है वो कितने वोल्ट है, पर दोनों में से किसका अधिक है और किसका कम है वो तुलना अपन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत ईजी है। बोर्ड परीक्षा के थ्योरी एग्जाम की बजाय प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध का जो प्रैक्टिकल है उसी तरीके से ये सेलों की तुलना का भी आपको हर एक लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा और हर एक 12th क्लास के स्टूडेंट को ये प्रैक्टिकल आना चाहिए। बेसिकली इसका जो सिद्धांत है वो बहुत ईजी है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रैक्टिकल के जब आप रिकॉर्ड तैयार करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ प्रेक्षण सारणी वगैरह लिखनी होती है। वो बहुत इजी मेथड होता है, एक बार में पढ़ने से आपका तैयार हो जाएगा। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो इनका प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत समझना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक होता है। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो भी आप लोगों को साथ साथ में सीखना चाहिए कि पहले आप लोगों को उस सर्किट डायग्राम का कौन सा पार्ट है वो पहले बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ए बी पॉइंट लिखे, उन दोनों के बीच में एक लाइन खींची है। ये आप लोगों के पास विभवमापी का जो 10 मीटर लंबा तार है उसको प्रदर्शित करता है। अब अपन सबसे पहले इसका जो प्राथमिक परिपथ होता है उसको पूर्ण करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि विभवमापी का जो प्राथमिक परिपथ होता है उसमें अपने पास केवल 3 इक्विपमेंट लगे होते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक बैटरी होगी। उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको विभवमापी के तार के ए सिरे पे जोड़ना है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपको आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे सबसे पहले इस परिपथ को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए या फिर ऑन ऑफ करने के लिए आपको एक स्विच लगाना होगा जिसे अपन कुंजी के कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें K1 K2 क्यों नहीं कहा? क्योंकि आज अपने को ये जो वन वे की है, वन वे की का मतलब होता है इसको अपन केवल एक ही तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी अपने को केवल एक की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने सिर्फ के लिखा है। इसके आगे वापस वही आपका धारा नियंत्रक जो होता है। विभवमापी के हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको धारा नियंत्रक है वो प्राथमिक परिपथ में जोड़ना अति आवश्यक होता है। इस धारा नियंत्रक का जो दूसरा टर्मिनल है वो आप लोगों को इस विभवमापी के तार के बी पॉइंट से जोड़ देना और यहाँ पे अपने को RH लिखना है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ऊपर का टर्मिनल है वो आपका ये जो रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करने वाला सिंबल है उसको टच करना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, इससे दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ और इस नेगेटिव टर्मिनल के अंदर की तरफ इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको अपन यहाँ पे लगा देते हैं। अभी अपन इस स्विच को ऑफ करके रखते हैं, बाहर करके रखते हैं। अब अपन इसका जो सेकेंडरी परिपथ है, द्वितीयक परिपथ है, उसको तैयार करते हैं। द्वितीयक परिपथ में आपको करना क्या है? आज के इस प्रयोग का उद्देश्य अपने पास ये है कि सर अपने को इसमें 2 सेल लेने हैं और उन दोनों सेलों के EMF की तुलना करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास पहला एक सेल लेता हूँ और इस पहले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए ध्यान दें, जितने भी बैटरीज जुड़ेंगी उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऑलवेज पॉइंट ए से ही जुड़ा हुआ होगा। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू को मैं E1 कह देता हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं है कि इसका संख्यात्मक मान कितना है, पर इसको अपन E1 कह देते हैं। और उसके बाद में एक और बैटरी लेते हैं क्योंकि 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है अपने को। तो जो दूसरी बैटरी है उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी अपन ए पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को आगे की तरफ लेके जाते हैं और इसके विद्युत वाहक बल की वैल्यू को अपन E2 कह देते हैं। क्लियर है? इसके बाद में अपने को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लेना है, धारा मापी जिसे अपन कहते हैं। और धारा मापी के साथ में हमेशा इसका जो आगे वाला पार्ट होता है वो हमेशा विसर्पी कुंजी के द्वारा जुड़ा होता है और विसर्पी कुंजी को अपन J से कहते हैं। अब ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, ये जो एंड हैं, इन एंड्स को अपन कुछ नाम देंगे और इसे कहा जाता है हमेशा द्विमार्गी कुंजी। क्या कहते हैं? द्विमार्गी कुंजी। ये जो द्विमार्गी कुंजी है इसमें अपन क्या करते हैं
कि यदि आपको ये जो E1 बैटरी है इसको यदि यूज़ लेना है तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका ऑफ में रहेगा तो ये वाला सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। और जब आपको पहला वाला सर्किट काम में नहीं लेना है तो यहाँ से इस कुंजी को बाहर निकाल करके छोड़ दीजिए और इस नीचे वाले के बीच में आप प्लग इन कर दीजिए। अब आपका ये जो दूसरा बैटरी है वो इस सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे द्विमार्गी कुंजी या डबल वे की कहते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट की जाती है और इसके एंड के नाम अपन लिख देते हैं कि इसको मैं X कहता हूँ, इस बीच वाले को Y कहता हूँ और इसको मैं Z कहता हूँ। तो यदि E1 को काम में लेना है तो XY को अपन ऑन कर देंगे और E2 को यदि आपको सर्किट के अंदर काम में लेना है तो YZ को अपन ऑन कर देंगे। बेसिकली ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ थ्योरी के अंदर कई बार 1 नंबर का केवल और केवल इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। देखिए थ्योरी के अंदर ये पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। या तो इसके ऊपर डिपेंडेंट इसका जो फॉर्मूला अपने पास कैलकुलेट करके लेके आएंगे उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर इसका केवल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आ सकता है। पर वो जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से अपन प्रूफ करते हैं, उसका व्युत्पन्न कैसे करते हैं, वो सब अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रैक्टिकल आपके 12th क्लास के सिलेबस के अंदर हैं, हर एक प्रैक्टिकल को आप थ्योरी के अंदर बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये जो आपने सर्किट डायग्राम अभी डिज़ाइन किया है इसकी बनावट के बारे में अपने को लिखना है। तो जो जो बातें आप लोगों को मैंने समझाई है आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखें, बेटर रहेगा। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कहानी है वो लिख करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर अपन ने इसकी बनावट में लिखा है, बहुत आसान भाषा में लिखा है, कम से कम शब्दों का यूज़ करना है कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में सेल EP कुंजी K एवं धारा नियंत्रक RH, तीन ही तो चीज़ें हैं। ये बैटरी EP है, ये कुंजी K है और ये धारा नियंत्रक RH है। इन तीनों को जोड़कर पूर्ण करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि धारा नियंत्रक RH को चित्र के अनुसार जोड़कर पूर्ण करते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं अपन इसके सेकेंडरी सर्किट की। तो इसके द्वितीयक परिपथ में जिन दो सेलों के EMF की तुलना करनी है, जिन दो बैटरीज के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके जो धनाग्र हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हैं, उनको बिंदु A पर एवं जो नेगेटिव टर्मिनल हैं, इनके जो नेगेटिव टर्मिनल हैं उनको द्विमार्गी कुंजी के X व Z पर जोड़ते हैं। यह आपके पास एक द्विमार्गी कुंजी है, इसके X और Z टर्मिनल के ऊपर जोड़ते हैं। अब द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य शिरा है जिसका नाम Y है उसको धारामापी से होकर, यानी धारामापी के द्वारा मध्य शिरे Y के बाद में धारामापी जोड़ेंगे, धारामापी से होकर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। तो इसके साथ ही इसकी ये इजीली इसकी एक बनावट है वो अपन यहाँ पे लिख पाते हैं। इनके शब्द हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, आप पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, उसके बाद में खुद के शब्दों में यहाँ पे लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की। देखिए कार्य प्रणाली है, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रफ पेपर के अंदर इसको प्रोसेस, इसकी जितनी भी मेथड है वो सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। आफ्टर दैट इसको पैराग्राफ के रूप में भी लिख करके बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले ये जो कुंजी K है इसको प्लग इन करेंगे। इसकी वजह से इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी और विभवमापी के सिद्धांत में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कैपिटल RH यहाँ पे लगा हुआ है और विभवमापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो किस तरीके से इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। इस तार के सिरों के ऊपर जो विभव पतन होता है जिसे अपन विभव प्रवणता कहते हैं वो भी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो सब अपन पहले पढ़ के आए हैं। लेकिन अपन ये जानते हैं कि यदि मैं इस X और Y पॉइंट को कनेक्ट करूँगा और इस विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसका करके जब इस धारामापी के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर अविक्षेप की स्थिति आ जाएगी, इसका मतलब वो संतुलन की स्थिति आ गई। यानी कि अब वो जो आपके पास फॉर्मूला होता है E = XL का, यानी इस तार के, इस बैटरी के सिरों पर जितना विभव पतन है वो आप XL के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे
पहले इस E1 बैटरी का विद्युत वाहक बल आपके पास E1 है और इसके लिए आप संतुलन लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए L1 आ जाती है, तो ये आपको सिंपल क्या करना है, एक्स वाई को कनेक्ट करके विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसका करके अविक्षेप की स्थिति में जहाँ पे आपको प्राप्त होती है, तो आप इसके ए पॉइंट से उच्च विभव का जो सिरा है वहाँ से इसकी लंबाई नाप लीजिए। वो लंबाई है वो आप L1 की जगह रख दीजिए, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको एक्स वाई को प्लग आउट कर देना है, इस कुंजी को बाहर निकाल देना है और वाई जेड को कनेक्ट कर लेना है। जब आप वाई जेड को कनेक्ट करेंगे और वापस इस विसर्पी कुंजी को इस तार के ऊपर अलग अलग बिंदुओं के ऊपर रख करके देखेंगे, जिस स्थिति में आपको अविक्षेप की स्थिति मिल जाएगी वो आपके पास E2 का विभव पतन होगा। क्लियर है? और ये जो आपको E2 का विभव पतन मिल रहा है उसकी वैल्यू विभव मापी के सिद्धांत के द्वारा क्या हो जाएगी कि सर E2 दिस इज इक्वल्स टू XL2, L2 इसकी संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है, तो आपके पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। आपको इसके अंदर विभव प्रवणता कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप E1 की वैल्यू फाइंड आउट करना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट केवल ये है कि इन दोनों में से कौन सा EMF ज़्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो विभव प्रवणता x है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपके पास E1 अनुपात E2 की जो वैल्यू है वो L1 अनुपात L2 आ जाएगा। यानी जिस बैटरी के लिए संतुलन लंबाई ज़्यादा प्राप्त होती है उसका EMF ज़्यादा होता है, जिसके लिए संतुलन लंबाई कम प्राप्त होती है उसका EMF कम होता है। यहाँ पे एक सुविधा आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को इसके अंदर विभव प्रवणता कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सिंपल सा इसका सिद्धांत है, इसकी वर्किंग है, इसकी जो कार्यविधि है वो भी अपने को लिखनी है, साथ साथ इसके जो सिद्धांत का फॉर्मूला E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 आपको मिल रहा है वो भी अपन इसके साथ साथ लिखते जाएंगे। और आफ्टर दैट किसी एग्जाम्पल के द्वारा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी अपन सीखते हैं। तो अब यहाँ से मैं अगले पेज में जा रहा हूँ और वहाँ पर डायग्राम मेरे पास नहीं होगा, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके इस पूरी कहानी को यहाँ पे लिख लीजिए और इस डायग्राम को अपनी कॉपी में देखते हुए आप आगे का वीडियो समझें। मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी डायग्राम को देखते हुए कार्यविधि को समझा था, उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर्वप्रथम जो आपकी कुंजी प्राथमिक परिपथ की कुंजी K है उसको ऑन करते हैं और द्विमार्गी कुंजी जो है उसके X और Y को, यानी पहले सेल का जो टर्मिनल था X और जो धारा मापी है उसका जो बीच वाला टर्मिनल Y है, उन दोनों को जोड़ करके जो सेल E1 है उसके लिए विसर्पी कुंजी की सहायता से, कम शब्दों का उपयोग करना है, विसर्पी कुंजी की सहायता से, यानी विसर्पी कुंजी को एक पॉइंट पर अनेक बिंदुओं पर रखते हुए अविक्षेप की स्थिति के लिए जो संतुलन लंबाई L1 प्राप्त होती है उसे प्राप्त करते हैं। यानी अविक्षेप की स्थिति के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। अब क्या करना है कि आपको एक्स वाई को हटा देना है। अब एक्स वाई को ऑफ करके, अब किसको ऑन करेंगे? वाई और जेड को। एक्स वाई को ऑफ कर वाई जेड को जोड़कर सेल E2 के लिए, जो दूसरा सेल है उसके लिए वापस वही अविक्षेप स्थिति के लिए संतुलन लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। और विभव प्रवणता और विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं, तो मैंने लिखा है कि तो विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार E इज इक्वल्स टू XL1 और E2 इज इक्वल्स टू XL2। समीकरण नंबर 1 और 2 डाल दिया इन्हें। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दें क्या? विभाजित करने पर डिवाइड कर देते हैं। तो विभाजित करने पर क्या रिजल्ट आपके पास आएंगे कि सर मेरे पास E1 है अपॉन में E2 है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 अपॉन L2, ये आपके पास रिजल्ट मिलेंगे और यही इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जिसके लिए संतुलन लंबाई ज़्यादा है उसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों का इस टॉपिक का सिद्धांत रहता है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट एक एग्जाम्पल उसको अपन सोल्व कर लेते हैं ताकि अपना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक का जो क्वेश्चन नंबर 10 है
जो चैप्टर के पीछे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उसका 10वां प्रश्न है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन कि विभवमापी प्रयोग में E1 और E2 विद्युत वाहक बल के दो सेल हैं, जिसमें E1 का विद्युत वाहक बल है वो ज़्यादा है और E2 है वो कम है। उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दोनों को श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ना है, यानी कि इनको विपरीत क्रम के टर्मिनल से जोड़ना है। पहले का पॉजिटिव आपको ए पॉइंट पे जोड़ना ही है, पहले का जो नेगेटिव है उससे आपको दूसरे सेल का पॉजिटिव जोड़ना है। यहाँ पे श्रेणी क्रम का मतलब है कि एकांतर क्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। और अब यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उलट दिया जाए, यानी कि जो कम वोल्टता का सेल था आपके पास E2 जिसका विद्युत वाहक बल है, उसके टर्मिनल को आपको उल्टा कर देना, बाकी दोनों को रखना अब भी श्रेणी क्रम में ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसकी स्थिति के लिए संतुलन लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल है कि आपके पास जब दोनों सेलों को आप एक के बाद एक के साथ जोड़ेंगे तो दोनों का विद्युत वाहक बल है वो प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2 और इसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा XL1। ठीक है। और दूसरी स्थिति में आप क्या करते हैं कि दूसरे सेल के टर्मिनल जब आप उलट देते हैं तो वो इसके पावर को नेगेटिव कर देता है, और उस स्थिति के लिए आपके पास संतुलन लंबाई आ रही है L2। तो विभवमापी के सिद्धांत से अपन इसको अप्लाई कर देंगे। सिंपल। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके पास E1 प्लस E2 है बटा में E1 माइनस E2 है। इसके लिए संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर और इसके लिए 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दोनों के ऊपर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिगर होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको और इजी करना चाहूँ तो 20 का भाग चला जाएगा 3 बटा 1 हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप अपने को आइडेंटिफाई हो जाए। ये आपके पास हो जाएगा कि सर E1 प्लस E2 है बराबर में 3E1 माइनस 3E2 है। तो E1 E2 को आप अलग अलग कर लीजिए, क्लासीफाइड कर लीजिए। तो मैं ये जो E2 है ये नेगेटिव में है, इधर ले जाता हूँ तो ये मेरे पास पॉजिटिव में हो जाएगा 4E2, और ये E1 दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 में से 1 जाएगा तो 2E1। आपको रेशियो किसका निकालना, E1 और E2 का रेशियो निकालना है। तो यदि मैं E1 बटा में E2 लेता हूँ तो ये 2 इसके बटा में जाएगा और ये इसके 4 इसके बटा में जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए देखें। तो आपके पास E2 के बटा में कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको इजीली। E1 को आपको ऊपर लेना है तो बटा में इसके 4 आ जाएगा। सॉल्व करके देखें। सिंपल। आप इसके अंदर इस E2 को आप इसके बटा में ले जाइए और इस 2 को यहाँ पे ले जाइए तो ये 4/2 हो जाएगा, 4/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो बहुत इजी सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके से आप दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे। सवाल इसमें ध्यान ये रखना है कि जो दोनों बैटरीज आपने काम में ली हैं द्वितीयक परिपथ के अंदर, सामान्यतः उसमें से अपन एक लेक्लांसी सेल काम में लेते हैं और एक डैनियल सेल काम में लेते हैं। दोनों प्राइमरी सर्किट सेल होते हैं, प्राथमिक तरह के सेल होते हैं। अब बात आती है कि सर प्राथमिक परिपथ के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो कैसे लें। तो जो प्राथमिक परिपथ में आपने ईपी बैटरी कनेक्ट करी है, डेफिनेटली उसका जो ईएमएफ है वो आपके द्वितीयक परिपथ में जुड़े हुए दोनों सेल E1 और E2 से ज़्यादा होना चाहिए। ये शर्त अपन ने विभवमापी में सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ ली थी, तो उसका भी अपने को यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, इसके साथ ही अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हो सकता है कि सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, तो इस विभवमापी के 2-3 अनुप्रयोग और भी हैं, तो वो अनुप्रयोग हैं वो अपन सिलेबस जारी होने के बाद में पढ़ेंगे। यदि वो अपने सिलेबस के साथ रहते हैं तो अपन बाद में उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी संभावना है, मेरा आइडिया है कि वो दोनों तीनों टॉपिक है वो अपने सिलेबस में से रिमूव हो जाने चाहिए। तो इसके साथ ही अपना आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर वो
टॉपिक दोनों तीनों सिलेबस में रहते हैं तो मैं आपको बाद में कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन एक बार के लिए फिलहाल टेम्प्रेरी रूप से अपना चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। आफ्टर दैट अपन इसके जो वन लाइन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है इस बात के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।